हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक जो चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से। और टॉपिक है हाइड्रोलिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। अब आप कहेंगे, एक बार फिर मैं वही मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से ही चैप्टर लाया हूँ, तो आप थोड़ा बोर भी हो रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर टॉपिक को कंटिन्यूस पढ़ें। हम अलग अलग समय पर भी पढ़ सकते हैं। तो और सबका एक इंटरनल मोटिवेशन का तरीका अलग अलग है। मेरा तरीका जो मैं अपनाता हूँ कभी कभी वो ये है कि जैसे मुझे पेन का बड़ा शौक़ है, तो अगर मैं किसी कंटेंट को लिखते हुए बोर होता हूँ तो मैं कभी कभार पेन चेंज कर देता हूँ। उसी से रिलेटेड कोई अदर कंटेंट में लिख रहा हूँ तो मैं पेन चेंज करके लिख देता हूँ। और कई लोगों को ये भी शौक़ होता है कि वो जगह चेंज करके पढ़ते हैं। तो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से अपने मोटिवेशन के तरीके ढूंढते रहें, और ताकि आपका जो अटेंशन स्पैन है वो थोड़ा बढ़ जाए और आपका सब्जेक्ट पे फोकस हो। तो अब चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। आई होप कि आप इसको थोड़ा सा ब्रेक करके या रिलैक्स करके देखेंगे। तो आज हम जैसे डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन के बारे में। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस होता क्या है? जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाते हैं, जैसे कि मैंने फिगर में लिखा हुआ है। यहाँ पर एक कुछ पॉइंट्स भी मैंने लिखे हुए हैं, और एक मैंने बॉडी को वाटर में डुबाया है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं इस बॉडी के चारों तरफ जो मैंने ये एरो के निशान बना रखे हैं, ये इस सरफेस पे फोर्स लग रहा है। इसके सरफेस पे चारों तरफ से, जैसे हम अभी अर्थ पे हैं, अर्थ पे एयर है, तो जब हम बाहर निकलते हैं या हम कहीं पर भी हैं अर्थ के अंदर, तो चारों तरफ से हमें हवा का फोर्स लगता है। क्योंकि वो एक बैलेंस फोर्स है, इसलिए हम उसको सॉरी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। बॉडी वाटर के अंदर है, उस पर चारों तरफ से फोर्स लगता है, और वो जो फोर्स होता है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर होता है। यानी कि अगर ये फोर्स है माना, तो मुझे कलर थोड़ा चेंज करना चाहिए पेन का, सो दैट कि आई कुड एक्सप्लेन इट इन ए बेटर वे। कि जैसे ये फोर्स है इस तरह का, तो यहाँ पर जो इस पॉइंट पे भी ये लगेगा, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ओके, ऐसा फोर्स होगा। अगर ये सरफेस है तो इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर लगेगा। तो हर पॉइंट पे वो फोर्स लग रहा है, और वो परपेंडिकुलर है उस फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स जो हम ये जो वाटर इस बॉडी पे लगा रहा है। तो कुछ चीज़ें मैंने लिखे हैं कि इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। जैसे कि कोई बॉडी अगर वाटर के अंदर है, तो ये ग्रीन पॉइंट्स आप नोट करें पहले। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्लूइड अंडर हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर तो है ही है, फ्लूइड उस पर हाई प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। दिस प्रेशर विल कंप्रेस द बॉडी फ्रॉम ऑल साइड यूनिफॉर्मली। जैसे मैंने बताया है कि वो चारों तरफ उस पर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स यूनिफॉर्मली होगा, यानी कि एक समान होगा, एक जैसा होगा हर एक पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है द फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड विल बी परपेंडिकुलर डायरेक्शन एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑलरेडी क्लियर है आपका। और देयर विल बी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड वॉल्यूम। इससे क्या होगा, जब चारों तरफ से फोर्स लगेगा, तो ये वाला जो बॉडी है, कुछ इसका वॉल्यूम चेंज होगा, रिड्यूस होगा। मान लेते हैं कि जो मैंने एक रेड लाइन में बना रहा हूँ, इतना हो गया इसका वॉल्यूम, यानी कि ये बाहर वाला पोर्शन कम हो गया। अब दूसरा सिनेरियो क्या है? ये पहला सिनेरियो था जो मैंने ऊपर के 4 पॉइंट आपको ग्रीन में लिखा रखे हैं। और नेक्स्ट जो कवर करेंगे हम, जैसे कि हम इस ऑब्जेक्ट को पानी से बाहर निकालेंगे, एज वी पुल आउट दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम वाटर, इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। ये अपना ओरिजिनल शेप फिर से गेन कर लेगा, या उसी जैसा हो जाएगा जैसे पहले था ये। इट मीन्स दैट इंटरनल फोर्सेस डेवलप इन द बॉडी दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्सेस। दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स इज नोन एज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो मैं यहाँ पर ये लिखना चाहता हूँ यहाँ पे जो मैंने लिखा है। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो इसमें जो इंटरनल फोर्स है, वो वापस उस अप्लाइड
फोर्स को कैंसिल करने की कोशिश करता है, और वो कैंसिल तब करता है जब हम उसको वाटर से बाहर निकाल देते हैं, राइट। अब वो वापस अपने पुराने शेप में हो जाता है, और इसको हम कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स। इस रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही वो अपने शेप और साइज को रिस्टोर कर पाता है, यानी कि पहले जैसा हो जाता है। और इसका एक नाम और है, इसको कहते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। बिकॉज ये पानी में डुबाया गया है तो इसको हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस के हिसाब से इसका जो फॉर्मूला होगा वो सेम है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि F/A। यूनिट वही रहेगा, F का यूनिट है न्यूटन और A का मीटर स्क्वायर। तो इस स्ट्रेस का यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके। एज ड्यू टू हाइड्रोलिक स्ट्रेस इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड बाय डेल्टा V। आप जानते हो कि हाइड्रोलिक स्ट्रेस की वजह से इसका वॉल्यूम कम हुआ था, वो मान लेते हैं डेल्टा V है। स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है, दैट इज डेल्टा V। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? जो उसके वॉल्यूम में चेंज हुआ दैट इज डेल्टा V अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम दैट इज V। ओके, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम जो है V है, इसका वॉल्यूम। ओके। एज स्ट्रेन आप देख सकते हैं ऊपर, एज स्ट्रेन इज ए रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन। ये रेशियो है चेंज इन डायमेंशन का। ये चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है। अगर आप दोनों का यूनिट देखें तो ये भी सेम वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम का यूनिट देखें तो मीटर क्यूब, ये भी तो वॉल्यूम है, दैट इज मीटर क्यूब। तो दोनों आपको आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये यूनिट लेस है, यानी कि इसका कोई यूनिट नहीं है। तो मैंने नीचे लिखा है अलग कलर से, एज स्ट्रेन इज ए रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, सो इट हैज़ नो यूनिट और नो डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके। तो आगे की स्लाइड में हम देखते हैं हुक्स लॉ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझना है हमें। कॉन्सेप्ट यह है कि जैसे हमने पढ़ा है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक रिलेशनशिप है। तो कैसा रिलेशनशिप है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस बढ़ाते हैं, स्ट्रेस का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया जब बढ़ता है तो स्ट्रेन भी उसके साथ साथ बढ़ता है, यानी कि उसका डायमेंशन भी चेंज होता है। जो डेफिनेशन के हिसाब से है रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ पे मैंने एक दो लाइन ऊपर और लिखा है ताकि हमें वो कॉन्सेप्ट पता रहे कि होता, जब स्ट्रेस हम अप्लाई करते हैं तो होता क्या है उस ऑब्जेक्ट पे, तो उसका डायमेंशन चेंज हो जाता है। तो एग्जैक्ट अगर डेफिनेशन देखें तो दैट इज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशंस, राइट। तो स्ट्रेस हमेशा स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, या हम कहें स्ट्रेन स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल होता है। तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल ये यूनिट है। ये हम इस तरह से इनको ऑब्जर्व करते हैं कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। तो एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनके बीच है। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन, जहाँ के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, या हम जिसको कहते हैं मॉड्यूलस कांस्टेंट। तो स्ट्रेस इक्वल टू गया के इंटू स्ट्रेन। ओके। जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये है कि हर एक मटेरियल का अपना एक कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी इन उस सेंस में होती है कि अगर हम उसको डिफॉर्म करना चाहें तो किसी एक पॉइंट तक वो डिफॉर्म होगा, उसके बाद अगर हम जैसे उस पर और स्ट्रेस अप्लाई करेंगे वो उसका वो जो शेप एंड साइज है वो वापस नहीं आ पाएगा। मतलब एक लिमिट तक ही वो उस स्ट्रेस को झेलेगा, और जैसे ही हम उस पॉइंट पे उस स्ट्रेस को हटा देंगे तो वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में हो जाएगा। लेकिन अगर उस पॉइंट से हम आगे बढ़ाएं तो वो ओरिजिनल शेप एंड साइज में ना आए, यानी कि वो रिलेशनशिप जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच जो अभी तक प्रोपोर्शन हो रहा था वो ना हो। स्ट्रेस हम बहुत बढ़ाएं या स्ट्रेन उसका डायमेंशन में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए तो रिलेशनशिप मेंटेन ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो हर एक मटेरियल का अपना अपना अलग अलग मॉड्यूलस होता है, तो इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपके समझने के लिए ये है कि हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो जो स्ट्रेस को डिनोट किया जाता है सिग्मा से, के इंटू स्ट्रेन को एप्सिलॉन से। तो के यहाँ पर जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है इक्वल होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन। और जहाँ तक यूनिट का सवाल है, सिग्मा का जो यूनिट होता है वही होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट, बिकॉज एप्सिलॉन जो है यानी कि जो
स्ट्रेन है वो डायमेंशन लेस है, जैसे मैंने ऊपर बताया था, तो इसका इवेंचुअल इसका जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ओके, किसका? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ये रिलेशनशिप है, तो ये हमें याद रखना है कि इसको कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमें हुक्स लॉ लिखने के लिए आता है या हमें हुक्स लॉ के बारे, पहली बात मैं आपको एक क्लियर कर दूँ, अगर हम पढ़ रहे हैं जानने के लिए तो हमें किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, तो वो इसकी डेफिनेशन हमसे खुद बन जाती है यदि हमें उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल क्लियर है। बट अगर हम उसको खाली रटने के हिसाब से पढ़ रहे हैं, सिर्फ एग्ज़ाम देना है और उस क्वेश्चन को लिखना है, तो उसमें कई बार हम भूल भी जाते हैं। तो प्रोसेस ये है कि हम समझ के पढ़ें, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ग्रेस्प करें और उसके बाद अपनी डेफिनेशन को अपने आप लिखने की कोशिश करें। तो मैंने नीचे लिखा है डेफिनेशन अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अपने हिसाब से, मतलब उसकी वो चेंज तो हम नहीं कर सकते हैं, बट हमें उस डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए, कैसे इंक्लूड करना चाहिए, ताकि हम उसकी हर चीज़ हमें याद रहे। तो हमें अपने वर्ड में लिखना है। ओके, तो जब भी हुक्स लॉ लिखने के लिए आए तो उसका डेफिनेशन ये लिखें जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सॉरी, यहाँ पे मुझे स्ट्रेन लिखना चाहिए था, मुझे इट शुड बी स्ट्रेन, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था ऊपर वाले स्लाइड में आपको। बट दिस रिलेशनशिप इज कन्फाइंड फॉर ओनली स्मॉल डायमंड डिफॉर्मेशन, ये केवल स्मॉल डिफॉर्मेशन तक ही कन्फाइंड है, यानी कि लिमिट इसकी स्मॉल डिफॉर्मेशन तक है। जब तक कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटे डिफॉर्मेशन में मतलब सीमित रहेगा तब तक ये लॉ अप्लाई होगा, एक रिलेशनशिप स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंदर होगा। अदरवाइज स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच वो रिलेशनशिप नहीं होगा जैसे हम बड़े डिफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। बिकॉज मैंने पहले भी कहा था, स्ट्रेस अगर हम ज़्यादा अप्लाई करेंगे एक पॉइंट के बाद तो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि उसकी चेंज इन डायमेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं रहेगा जो अभी तक हमें लीनियर रिलेशनशिप देखते हुए आ रहे हैं। एंड दिस लॉ इज़ वैलिड फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल बट नॉट फॉर ऑल मटेरियल्स, ये ध्यान रखें। तो इसकी लिमिटेशन को भी ध्यान में रखा जाए। ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आपको जैसा समझ में आता है इस कॉन्सेप्ट से आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं, बट उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और उसको फिगर से के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, राइट। अब इसको पढ़ने के बाद आपके लिए मैंने 3 क्वेश्चन लिखे, आप इनको कोशिश कर सकते हैं इनको सॉल्व करने का। जैसे डिफाइन हुक्स लॉ को डिफाइन करें, राइट लिमिटेशंस ऑफ हुक्स लॉ की लिमिटेशन को लिखें, राइट यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट को लिखें, कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे मैंने ऊपर किया हुआ है। तो आने वाले वीडियो में हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में और डिस्कस करेंगे और इसको समझेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के कर्व की मदद से। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही इस छोटे से वीडियो क्लिप में। आई थिंक ये हुक्स लॉ आपका कवर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।